हेलो फ्रेंड्स, संस्कार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एक हमारी समिति होती है जिसका नाम है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति अपना किस तरह से रोल प्ले करती है हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, आज उसका अपन अध्ययन करेंगे। आज दोस्तों हम वो चीज़ को जानते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, यानी कि हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ है हमारी संविधान सभा ने किया है। वो संविधान सभा ने किस तरह से उस काम को किया है, किस प्रक्रिया से उसको गुजारा गया है, वो सारी प्रक्रिया आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ बी.एन. राव का। बी.एन. राव से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया की असली शुरुआत बी.एन. राव जो हमारे संवैधानिक सलाहकार होते हैं उनके प्रथम प्रारूप से होती है। दोस्तों, बी.एन. राव संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार करते हैं। जी हाँ, संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि बी.एन. राव हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तथा इन्होंने ही संविधान का प्रथम प्रारूप या फिर रफ ड्राफ्ट तैयार किया था। ध्यान रहे दोस्तों, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। बी.एन. राव ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, प्रारूप समिति ने, हमारे संविधान सभा ने। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी.एन. राव, क्योंकि दोस्तों बी.एन. राव पहला रफ ड्राफ्ट तैयार करते हैं। जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पास करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव में मेन की पॉइंट्स दे रखा था, स्ट्रक्चर दे रखा था, उस स्ट्रक्चर पे एक रफ हमें ड्राफ्ट की जरूरत थी और वो रफ ड्राफ्ट हमारा तैयार किया था बी.एन. राव ने। और दोस्तों, बी.एन. राव से संबंधित इस तथ्य को भी ध्यान में रखें कि बी.एन. राव हमारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, उसने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। क्या था प्रथम प्रारूप में? इसमें 243 अनुच्छेद थे, 243 आर्टिकल थे तथा उसमें 13 अनुसूचियां थी। दरअसल होता क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर पे एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ये वाला ड्राफ्ट बी.एन. राव सौंप देते हैं प्रारूप समिति को। दोस्तों, प्रारूप समिति का काम अब शुरू होता है। अब यहाँ पे ये आ जाता है, आपका पहला जो ड्राफ्ट होता है ये प्रारूप समिति के पास में आ जाता है। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने डिस्कशन किया था, हमारी प्रारूप समिति 7 सदस्य थी और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अब प्रारूप समिति किस तरह से रोल प्ले करती है उसको देखें। ये वाला जो ड्राफ्ट प्रारूप समिति के सामने जाता है तो प्रारूप समिति इस पर विचार विमर्श करती है तथा संशोधित प्रारूप तैयार करती है। प्रथम प्रारूप ये हो गया, अब ये करती है संशोधित प्रारूप। ध्यान रखें दोस्तों, संशोधित प्रारूप कह दूं या फिर दूसरा प्रारूप कह सकता हूं मैं, दूसरा प्रारूप तैयार करती है हमारी प्रारूप समिति। हमारी प्रारूप समिति जब ये 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स पे जब अपना काम करना शुरू करती है, हमारी संविधान की प्रारूप समिति का काम अब ये होता है कि वो इस पर डिस्कशन करें, किन पॉइंट्स को ज़्यादा एलोबरेट करना है, किन को कम करना है, किस पे ज़्यादा विचार विमर्श करना है, कौन से और आर्टिकल्स ऐड करने हैं या फिर कौन से निकालने हैं। ये सारा काम किसका था? प्रारूप समिति का। अब दोस्तों, प्रारूप समिति इसमें क्या चेंज करती है उसको देखो। ये जो 243 आर्टिकल थे इसमें ये संशोधित करके 315 आर्टिकल बना देती है, 315 आर्टिकल बना देती है। जो 13 शेड्यूल्स थी उसको 8 शेड्यूल्स बना देती है। अब ये जो संविधान का प्रारूप इन्होंने संशोधित करके तैयार किया था, अब इसको ये आगे भेज देते हैं हमारी संविधान सभा के समक्ष। दोस्तों, अब इस पे हमारी संविधान सभा विचार विमर्श करती है कि कौन से पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए, कौन से पॉइंट को निकालना चाहिए। दोस्तों, ये वाला देखिए, प्रारूप समिति के बारे में भी यहाँ से जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1947। वैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे संबंधित में बात कर ली थी। और इसकी जो पहली बैठक होती है वो होती है 30 अगस्त 1947, सेकेंड डे, आपका नेक्स्ट डे इसकी पहली मीटिंग होती है और इसी दिन से ये अपना काम करना शुरू कर देती है। ध्यान दें दोस्तों, इन्होंने ये जो 315 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनाने का ये जो कार्य इन्होंने किया था या संशोधित प्रारूप तैयार करने में, इनको लगभग टाइम लगा था 6 मंथ का। 6 महीने में इन्होंने इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया था। अब हमारी संविधान सभा इस पर विचार विमर्श करती है, इसको लग जाता है लगभग 8 महीने का टाइम।
लगभग 8 मंथ का टाइम। यानी कि यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो संविधान सभा को प्रारूप संशोधित करके देती हैं वो आपका देती हैं फैब 1948 में, फैब 1948 में इसको दे देती हैं। फैब 1948 से लेके 8 महीने का लगभग टाइम स्पेंड करने के बाद में लगभग अक्टूबर 1948 को ये अपना जो प्रारूप रहती है वापस से किसको सौंप देती हैं, हमारी प्रारूप समिति को दे देती हैं, क्योंकि इन्होंने इसको जितने भी इसमें सुझाव थे, जितने भी इसमें संशोधन थे, ये सारी प्रक्रिया करके किसको वापस दे देती हैं, हमारी प्रारूप समिति को। अब दोस्तों हमारी प्रारूप समिति इस पर वापस से काम करना शुरू कर देती है। और दोस्तों आपको पता होगा इसमें 3 वाचन कंडक्ट करवाए जाते हैं, 3 रीडिंग होती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहला वाचन कब से कब हुआ था, दूसरा वाचन कब से कब हुआ था, तीसरा वाचन कब से कब हुआ था और क्या इसमें विशेषता थी, उसके बारे में देखते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रथम वाचन की। दोस्तों जो हमारा संविधान का जो प्रथम वाचन हुआ था वो वाचन हुआ था अक्टूबर में। तो हमारे पास की जो संविधान सभा से प्रारूप वापस प्रारूप समिति के पास में जाता है। अब ये प्रारूप समिति इस पे नवंबर में वाचन कंडक्ट करवाती है, यानी कि 4 नवंबर 1948 टू 9 नवंबर 1948। बिल्कुल ये कम 5 दिन का ही रहता है प्रथम वाचन। जो दोस्तों प्रथम वाचन रहता है इसमें किया क्या जाता है, हमने कहा था अभी हमारा संशोधन के साथ में 8 महीने का टाइम स्पेंड करने के बाद में जो हमारा प्रारूप था या फिर जिसको मैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कह दूं, वो वापस किसके पास में आता है, प्रारूप समिति के पास में आता है। अब प्रारूप समिति इसको क्या करती है, एक विशिष्ट प्रारूप इसका तैयार करती है, इसमें जो भी अमेंडमेंट आते हैं इनके साथ में इनको तैयार करके वापस संविधान सभा के समक्ष इसको रखने जा रही है। तो पहले वाचन में ये एक विशिष्ट प्रारूप तैयार करती है। ये दोस्तों विशिष्ट प्रारूप तैयार कर देती है इन 5 दिनों के साथ में। और इनके साथ में दोस्तों जो वाचन होते हैं जिसको बोला जाता है रीडिंग, और ये जो प्रथम वक्ता थे ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे जो वाचन थे इनके प्रथम वक्ता कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों पता होगा जो आगे चल के भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट बने थे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे वाचन की। अब आते हैं दूसरे वाचन पे। जो हमारा दूसरा वाचन था वो आपका होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल का टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था। क्यों इतना बड़ा टाइम यहाँ पे लगा था दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो लगभग जो कॉन्स्टिट्यूशन अब रेडी हो चुका है, 8 महीने जो रह के आया है संविधान सभा के पास में, फिर से हमारी प्रारूप समिति के पास में आता है। प्रारूप समिति उसको जितने भी जो अमेंडमेंट थे उनके साथ में वापस से उसको तैयार करके इस वाचन में रखती है। पहले वाचन में ये काम हो जाता है जिससे आपका एक विशिष्ट प्रारूप तैयार हो जाता है ये। ओके दोस्तों, ये वाला जो दूसरा वाचन होता है अब इसमें खंडवार अध्ययन होता है, इसका खंडवार विचार विमर्श किया जाता है। दरअसल दोस्तों इसमें होता क्या है, हमारे संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे हमारे संविधान सभा के पटल पे इस दूसरे वाचन में हमारे संविधान को रखा जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक एक फोटोकॉपी इसकी पकड़ा दी जाती है तथा उसका खंडवार 22 भाग जो थे लगभग जो ऑलमोस्ट बन के तैयार होते हैं, उस 22 भाग में एक एक आर्टिकल वाइज इस पर डिस्कशन किया गया था। ओके, यानी कि इसका खंडवार विचार विमर्श किया गया था, खंडवार इसको पढ़ा गया था। और दोस्तों आपको पता होगा इन बिटवीन हमारे कितने सारे अमेंडमेंट्स आए थे। देखो यहाँ पे कितने संशोधन आए थे, यानी कि लोगों ने कहा था इस पॉइंट पे और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, या फिर इस पॉइंट को हटा देने की ज़रूरत है, या फिर इस पॉइंट को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इस टाइप की मैं अमेंडमेंट की बात करूँ हमारे संविधान सभा के दूसरे वाचन में, वो आया था 7653, लगभग 7653 संशोधन आए थे। क्या दोस्तों हमने इन सारे संशोधन पे डिस्कशन किया था? आपको पता होगा दोस्तों इनमें से हमने लगभग बात करें 2573 संशोधनों पर विचार किया था, संशोधनों पे हमने विचार किया था।
दूसरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ से एक बात याद आती है कि हमारे संविधान सभा पे जो भी डिसीजन लिया गया था वो किस आधार पे लिया गया था। जैसे यहाँ से प्रतीत होता आज हमारी संसद जो भी डिसीजन लेती है वो बहुमत के आधार पे लेती है, तो आंसर ऑप्शन में आएगा कि हमारी संविधान सभा ने जो भी डिसीजन लिए थे वो किस आधार पर लिए थे, बहुमत के आधार पर, या फिर और कई तरीके दिए जा सकते हैं। तो हमारी संविधान सभा ने कोई भी डिसीजन बहुमत के आधार पर नहीं लिया था। बहुमत के आधार पर कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पे निर्णय नहीं लिया था। तो किस आधार पे लिया था दोस्तों? ये निर्णय सहमति के आधार पे लिए गए थे कि यदि किसी आर्टिकल्स पे या फिर किसी भी बिंदु पे जब बातचीत चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, लगभग सारे सदस्य सहमत है, मतलब उसको अप्रूव कर दिया गया था। वहाँ किसी भी टाइप के बहुमत नहीं करवाया गया था, यानी कि वोटिंग उन दरमियान नहीं हुई थी। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखना है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हमारे दूसरे वाचन की, और अब मैं बात करता हूँ तीसरा और अंतिम वाचन। तीसरा वाचन दोस्तों, अब मैं ये कह सकता हूं अब हमारा संविधान यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँच चुके, 17 अक्टूबर 1949 तक पहुँच चुके हैं, यानी कि अब हमारा जो संविधान है लगभग तैयार हो चुका है। तीसरा वाचन दोस्तों 14 नवंबर 1949 टू 26 ऑफ नवंबर 1949, ये तीसरा वाचन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। तीसरा वाचन लगभग संविधान तैयार हो चुका है और आखिरी बार हमारे संविधान पे विचार विमर्श कर रही है हमारी संविधान सभा। और आपको पता होगा ये ऐतिहासिक डेट दोस्तों, इस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया जाता है। कुछ हमारे संविधान थे वो इस दिन प्रभाव में लाए जाते हैं, यानी कि आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू कर दिया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं इस हिस्टोरिक डेट 26 नवंबर 1949 का भारत के इतिहास में क्या महत्व है और क्यों हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक हिस्टोरिक डेट 26 ऑफ नवंबर 1949। क्या महत्व है भारत के इतिहास में इस डेट का दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं ये एक ही बहुत ही बड़ा दिन है भारत के इतिहास का। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित कर दिया गया था। संविधान पारित कर दिया था मतलब हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया था। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया था। यदि दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो दोस्तों हमारा संविधान इस दिन बन के रेडी हो गया था। जो हमारा संविधान पहली मीटिंग यानी कि 9 दिसंबर 1946 से चलकर यहाँ तक पहुँचता 26 ऑफ नवंबर 1949 के 2 साल 11 महीने और 18 दिन का सफ़र यहाँ पे तय करता है दोस्तों। बहुत ही हिस्टोरिक डेट होता है, लोग बहुत ही इस दिन एक्साइटेड होते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। 60 देशों के संविधान का हमने अध्ययन करने के बाद में हमारे संविधान को जितना खूबसूरत बना सकते थे उतना हमने खूबसूरत बनाया। और दोस्तों इतना समय कंप्लीट करने के बाद में ये हो जाता है, इतने देशों का अध्ययन करने के बाद में ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर सामने आता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था। हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था। दोस्तों क्यों हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था? क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 का भारत के इतिहास में बहुत बड़ा रोल रहता है। 26 जनवरी का हमारे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपको पता होगा दोस्तों 26 जनवरी 1930 से हम प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आए थे, तथा उस दिन को इतिहास के पन्नों में महत्व देने के लिए हमने अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया, तथा इस दिन ही हमने
हमारे भारत को गणतंत्र घोषित किया। पर इससे पहले इसको तो हम डिस्कशन करेंगे, इससे पहले हम 26 नवंबर के बारे में सारी घटनाओं को अपन देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, आंशिक रूप से लागू हो गया था। कुछ आर्टिकल ऐसे थे जिनको प्रभाव में ला दिया गया था, क्योंकि ये वाला जो टाइम था, इस दिन तक हमारी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमने आंशिक रूप से लागू कर दिया था। कुछ आर्टिकल थे जो प्रभाव में लाए थे, उन आर्टिकल को याद रखना जरूरी है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से प्रभाव में लाया गया था। अब थोड़ा उनका याद करने का तरीका देखते हैं। आंशिक रूप से लागू यानी कि कुल मिला के 16 आर्टिकल्स इसमें प्रभावी किए थे। 16 आर्टिकल्स इस दिन लागू किए थे दोस्तों। पहला तो सीधा क्वेश्चन ये आता है कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद हमने प्रभाव में ला दिए थे। वो थे 16 अनुच्छेद। कौन कौन से थे इनके बारे में देखते हैं। थोड़ा इनको याद करने का तरीका बताते हैं दोस्तों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल है 395। थोड़ा याद करने का तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से 16 अनुच्छेदों को याद किया जाए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रभाव में लाया गया था, और उसमें से एक आ जाएगा जो कि इन 16 में से होगा, और वो हमें पिकआउट करना होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 395 यानी कि 5 से लेके 9 तक, यानी कि 5, 6, 7, 8 और 9 ये आर्टिकल, यानी कि जो नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 to 9 इनको प्रभाव में लाया गया था। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो 2 अंकों का डिजिट है वो एक मात्र ही था, और वो था आर्टिकल 60। कौन सा था? आर्टिकल 60, यानी कि 2 अंकों वाला 2 डिजिट का एक ही आर्टिकल था, वो था आर्टिकल 60। ये इतना याद रख लेना है। 5 ये हो गए और ये 6 हो गए। अब देखो, हमारे टोटल आर्टिकल थे 395। अब देखो 395 से एक कम करो, यानी कि आपका 394 हो गया। तो देखो 391, 392, 393 और 394, ये 4 आर्टिकल, यानी कि ध्यान रखना है। पहला किस तरह से याद रखेंगे, 5 से लेकर 9 तक, 5 से 7, 8, 9, और 2 डिजिट का मात्र एक था, वो था आर्टिकल 60। और 395 से पहले के 4 आर्टिकल, यानी कि 391, 392, 393 और 394, कितने हो गए? ये आपके 4 हो गए, 5 और 5 आपके 10 हो गए। अब 6 आर्टिकल और कौन से थे, वो आपकी 3 की सीरीज वाले थे। ओके दोस्तों, अब याद करते हैं आगे के कौन से आर्टिकल थे जो 3 डिजिट के थे। 324, 366, 367, देखो ये दोनों जुड़वा है, पास वाले। 324 तो याद रखने हैं। उसके बाद में 366 और 367। अब देखो कहाँ पे खत्म हो रहा है, 7 पे, ठीक है। तो अब आगे रखो 379, और आगे आ जाएगा उसके पास वाला जुड़वा 380। देखो पास में आ रहा है। उसके बाद में अगले की बात करते हैं 388, और वापस फिर कहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये 3 और 3 टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, और ये 10। टोटल कितने आर्टिकल प्रभाव में आ गए थे, 16 आर्टिकल इस दिन प्रभाव में आ गए थे। बस यही याद रखने का तरीका दोस्तों। यदि दोस्तों ऑप्शन आता है तो यहाँ से क्लिक किया जा सकता है। यदि 2 डिजिट के आर्टिकल आ जाए तो इसका मतलब वो मात्र एक ही था, और वो था आपका 60। और यदि 1 डिजिट का आए तो यानी कि हमारा आर्टिकल खुद कहता है 395, मतलब 5 से लेके 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद में बात करें 395 है तो उससे पहले के 4 आर्टिकल 391, 392, 393, 394, ये आपका रह जाएगा। उसके बाद में 3 डिजिट, 3 से शुरू होता है, फिर 3 डिजिट से फिर शुरू होता है। 2 डिजिट का तो आपको पता एक ही रहता है। 324, 366, फिर वापस कैसे शुरू करते हैं, 366 है, 366 के पास वाला 367 है, लास्ट में 7 है, 379, 380, फिर 388, और फिर बाकी के ये इतने आर्टिकल्स आपके आगे के थे। ये थोड़ा सा याद करने का तरीका दोस्तों, इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल हमारा 26 नवंबर 1949 को प्रभाव में आ गया था। अब दोस्तों मैं और बात करता हूँ 26 नवंबर 1949 के रूप में। दोस्तों इस दिन हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। अब इस समय हमारे संविधान को हस्ताक्षर करने वाले कितने लोग थे, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें, हमारे संविधान सभा के कुल सदस्य आपको पता होगा स्टार्टिंग में 389 थे, पाकिस्तान के विभाजन के बाद 324 हो गए थे, और लास्ट में पुनर्गठन जब हमने किया था उस समय रह गए थे 299, यानी कि 299 सदस्य कुल हमारी संविधान सभा में थे। उनमें से 284 ने इस पे किया था, हमारे संविधान पे हस्ताक्षर किया था।
जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे संविधान पे कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। देखो दोस्तों, जिस समय आपकी साइन सेरेमनी हो रही थी उस समय सभी सदस्यों को 3-3 कॉपियां दे दी गई थी साइन करने के लिए। उनमें से 284 लोगों ने साइन किया था और सबसे पहले साइन करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि साइन के मामले में पहले कौन थे? पंडित नेहरू थे। और आखिरी कौन थे? संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष और भावी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने साइन किया था। अब दोस्तों मैं बात करता हूं हमारे संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने साइन किया होगा। देखो दोस्तों, डाटा इनमें से ही है। यदि आपको 284 याद रहता है तो आपको इजीली याद रह जाएगा कितनी महिलाओं ने साइन किया था। देखो, इसमें से बड़ा फिगर 2 तो हो नहीं सकती और ना ही 4 हो सकती, तो बड़ा फिगर कौन सा है? 8 है। तो 8 महिलाओं ने साइन किया था। कितनी महिलाएं थी? 8 महिलाओं ने साइन किया था। और हमारी संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? बताइए दोस्तों, कुल हमारे संविधान में महिलाएं थी, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। महिलाओं की जब बात की है तो एकमात्र इसमें मोमडन महिला थी, मुस्लिम महिला थी, जिसका नाम था एजाज रसूल बेगम। एजाज भी कहीं लिखा होता है हमें, रसूल बेगम। और दोस्तों बात करें कि एससी और एसटी के कितने सदस्य थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों आज जितने भी फैक्ट हमारे बच गए हैं उन सारों की अपन चर्चा करेंगे। तो एससी के जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 26 और जो एसटी के सदस्य थे उनकी संख्या थी 33। और महिलाओं की संख्या में बात करूं, ऑलरेडी मैंने वहां पे लिखा है, वो थी आपकी 15। देखो 1 2 3 इस तरह से भी याद रख सकते हो। 5 6 और क्या बच गया? 1 2 के बाद में जो 3 था, 3 को बाद में मैंने यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया। ये महिला एससी और एसटी की हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। और दोस्तों मैं बात करता हूँ 26 नवंबर 1949 हमारे इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा डिस्कशन अभी उसका भी करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर से संबंधित हम और फैक्ट देखते हैं। दोस्तों 26 नवंबर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है या संविधान दिवस के रूप में, या संविधान दिवस के रूप में, इस बारे में चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर का दिन भारत के इतिहास के लिए अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन दोस्तों मूल रूप से इसको ना तो विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था और ना ही इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता था। यानी कि हमारे देश के बहुत बड़े विधिवेता हुए दोस्तों, जब भी पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे, लक्ष्मीमल सिंघवी का नाम, चाहे हम नागरिकता से संबंधित पढ़ें या फिर कई प्रोविजंस पढ़ेंगे जिसमें लक्ष्मीमल सिंघवी का नाम हम लेंगे। तो ये दोस्तों हमारी विधि दिवस कब से शुरू हुआ था, इसकी स्टोरी देखिएगा। यानी कि LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी तथा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रयासों से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रयासों से 1979 से हमारा 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, अब मैं बात करता हूं 2015 की। 2015 में डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर का हमारे संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने अभी तक पढ़ा, हमारी प्रारूप समिति का इंपॉर्टेंट रोल रहता है और प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। दैट्स वाई डॉक्टर BR अंबेडकर को हमारे संविधान का रचयिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है तथा आधुनिक मैन की संज्ञा भी इन्हें दी गई है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर के 125वें जयंती दिवस पर 125वीं जयंती 2015 में मनाई गई थी।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती 2015 में मनाई गई थी तथा उस ईयर के 2015 के 26 नवंबर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रयासों को उल्लेखित करने के लिए हमने इसको संविधान दिवस के रूप में मनाना सेलिब्रेट किया है। कब से किया दोस्तों? 2015 से। क्यों किया था दोस्तों? हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पे हमने उनके योगदान को उल्लेखित करने के लिए, उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए उनके यादगार में हमने 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। ये तो 26 नवंबर की विधि दिवस और संविधान दिवस के बारे में ऐतिहासिक पॉइंट है। अब दोस्तों हम जानते हैं क्यों हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इससे पहले क्या होता है। ओके दोस्तों, इससे पहले मैं एक डेट के बारे में चर्चा करता हूं। 24 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले। ये क्या डेट है दोस्तों? इस डेट को हमारे संविधान सभा आखिरी बार मिलती है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन और अंतिम बैठक। वैसे दोस्तों मेरे से पूछा जाए कि हमारा संविधान निर्माण में कितने अधिवेशन और कितनी बैठक लगी थी, तो मेरा आंसर रहेगा हमारे संविधान का निर्माण कब तक हो गया था दोस्तों? वो हो गया था 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई थी। और इस डेट को हम अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित भी कर लेते हैं, लेकिन हम लागू कब करते हैं? 26 जनवरी को करते हैं। लेकिन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को फिर भी हमारी संविधान सभा भी भंग नहीं की जाती है। हमारी संविधान सभा इस डेट को भंग की जाती है 24 जनवरी 1950 को। तो अंतिम अधिवेशन कब होता है? 24 जनवरी को। अंतिम बैठक कौन सा होता है? आपकी 24 जनवरी को। लेकिन दोस्तों संविधान निर्माण की प्रक्रिया में इसका कोई योगदान नहीं था, क्योंकि संविधान तो इससे पहले ही हमारा क्या हो चुका था? पूर्ण रूप से बन के तैयार हो चुका था। हमारी संविधान सभा ने इसको अंगीकृत कर लिया था। लेकिन दोस्तों यदि मुझे बात करें हमारे संविधान निर्माण में कितनी बैठक हुई थी, तो कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। कुल की बात करूं, कुल अधिवेशन 12 अधिवेशन हुए थे और 166 बैठक हुई थी। लेकिन मेरा क्वेश्चन यदि मुझसे पूछा जाए कि हमारे संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन और कुल कितनी बैठकें हुई, तो ये एक अंतिम अधिवेशन और अंतिम बैठक को मैं निकाल दूंगा। ये जो अंतिम अधिवेशन था ये आपका 12वां था और अंतिम जो बैठक थी 166वीं थी, जो कि जस्ट हमने लास्ट टाइम में संविधान सभा के दिन संविधान सभा के सदस्य मिले थे और संविधान सभा को भंग कर दिया गया था और हमारी इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में इसको स्वीकार कर लिया था। दोस्तों अब देखिए यदि इसको मैं निकाल लूं तो हमारे अधिवेशन की संख्या कुल तो ये थी, लेकिन संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण में कितनी अधिवेशन हुए थे? 11। एक निकाल लो। और बैठक कितनी हुई थी? 165 बैठक हुई थी। तो आपके बुक में कहीं डाटा चेंज भी आपको मिल जाएगी। 11 और 12 का डाउट और 165 और 166 का डाउट इस तरह से दूर किया जाएगा। 26 नवंबर तक हमारी जो बैठकें हुई थी वो 165 हुई थी और अधिवेशन जो हुए थे वो हुए थे 11। एक्चुअली में हमारा संविधान निर्माण में तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन इतना ही रोल था। लेकिन दोस्तों लास्ट टाइम हमारी संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को मिलती है और उसको 12वां अधिवेशन और 166वीं मीटिंग कहा जाता है। यदि कुल की बात आए तो ये वाला डाटा लिखेंगे और संविधान निर्माण का पूछा जाए तो ये वाला डाटा लिखेंगे। अब दोस्तों 24 जनवरी के दिन की मैं बात करता हूं। 24 जनवरी को हमारी संविधान सभा आखिरी बार मिलती है तथा इस दिन 3 चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है। एक तो राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी दिन कर लिया जाता है, लेकिन हमारा राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को शपथ लेता है। एक तो राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्र से संबंधित ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों को हमने कब एक्सेप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 को हमने एक्सेप्ट किया था।
अब दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा आखिरी दिन यहाँ पे मिलती है, आखिरी बार यहाँ पे मिलती है, तथा इस दिन हमारी संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। हमारी संविधान सभा को यहाँ पे भंग कर दिया जाता है दोस्तों। लेकिन आपको पता होगा हमारी संसद के रूप में काम कौन करेगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमारे पास ना तो मशीनरी है और अभी तक हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को कंप्लीट किया है। अब हमारे पास में अगले चुनाव प्रक्रिया के लिए हमें काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा, और चुनाव के लिए जो हमने वयस्क मताधिकार के बाद में हमारी पहली संसद हमारी वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा पहली आएगी, उससे पहले हमें अपने शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें अंतरिम संसद या फिर अस्थायी संसद की जरूरत पड़ेगी, और वो भंग करके अस्थायी संसद में बदल दिया था, अस्थायी संसद में बदल दिया। किसको बदल दिया दोस्तों? हमारी संविधान सभा ने पहली संसद के रूप में काम किया था। पहली संसद के रूप में कौन थी? अस्थायी संसद के रूप में कौन थी? हमारी संविधान सभा ने काम किया था। कब तक किया था दोस्तों? आपको पता होगा 17 अप्रैल हमारी पहली लोकसभा 1952 को बन के तैयार हो गई थी। पहली बार नवनिर्वाचित हमारी लोकसभा आई थी 17 अप्रैल 1952 को। उस दिन तक हमारी संविधान सभा ने अस्थायी संसद या फिर टेम्पररी संसद या फिर पहली संसद के रूप में, इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम किया था। ओके दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 का क्या हमारे इतिहास में रोल है। ओके दोस्तों, अब अगेन मैं एक ऐसे ऐतिहासिक दिन की बात करता हूं जो अपने इतिहास में अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता पूर्ण रूप से कब लागू किया था हमारा संविधान, 26 जनवरी 1950 को किया था, लेकिन तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हो गया था। दोस्तों हम तो अपना संविधान बनाने के लिए इतने एक्साइटेड थे, इतना लंबा टाइम 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ऑलमोस्ट हमने 3 साल का टाइम लगा दिया था। तो फिर हमने क्यों इस 2 महीने तक इसका वेट किया? क्यों 2 महीने तक हमने इसका वेट किया दोस्तों? 26 जनवरी का अपने इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। उस दिन को इतिहास में यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी की डेट को चूज किया था दोस्तों। देखो हम बात करते हैं 26 जनवरी 1930 से, 26 जनवरी 1930 से लेके 1947 तक दोस्तों हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए हैं, क्योंकि हमें पता है 1929 का जो हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में पहली बार दोस्तों हम पूर्ण स्वराज को यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता को हम अपना टारगेट बनाते हैं। यानी कि इससे पहले हमने अपने टारगेट पूर्ण स्वराज नहीं बनाया था, हम चाहते थे डोमिनियन स्टेटस के रूप में या फिर औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में हमारी डिमांड चलती आ रही है। लेकिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में हम ये निश्चित करते हैं कि अब हमारा टारगेट पूर्ण स्वराज रहेगा, पूर्ण स्वतंत्रता रहेगा। तो इसी के बाद में हम प्रण लेते हैं कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आएंगे। और इस दिन पहली बार हमने अपना एक ध्वज फहराया था रावी नदी के किनारे पे दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, और उसके साथ में वंदे मातरम वहाँ पे गाया था और इंकलाब जिंदाबाद के नारे वहाँ पे लगाए थे। तो उसी दिन से हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो दोस्तों जब हमें पता था कि 26 नवंबर हो चुका है, तो क्यों न उस ऐतिहासिक दिन को फिर से यादगार बनाए रखने के लिए, उसकी याद को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए क्यों न 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया जाए और भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। आगे हम प्रस्तावना में पढ़ेंगे गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अभी दोस्तों इतनी बात करेंगे कि हमारा देश उस दिन गणतंत्र बन गया था और हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। ओके दोस्तों, आज हमने ऑलमोस्ट जितने पॉइंट हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रियाओं से संबंधित थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। दोस्तों अगला अब हमारा काम रहेगा, अब हमारा जो संविधान यहाँ पे बन के तैयार हुआ उसमें क्या दोस्तों, हमारे संविधान में 22 भाग बनकर तैयार हुए हैं। उसके बाद में मैं बात करूं अनुच्छेदों की तो वो आपके 395 हैं, और मैं बात करूं दोस्तों अनुसूचियों की तो हमारे अनुसूचियां जो है मूल रूप से 8 हुआ करती थी और वर्तमान में ये संख्या कितनी है, 12 है। इनसे पहले हमारे संविधान में लिखित में है इनकी प्रस्तावना,
संविधान की यदि लिखावट की बात करूं तो सबसे पहले प्रस्तावना आती है, उसके बाद में एक भाग और उससे संबंधित आर्टिकल दे रखे, जैसे पहले भाग में 4 हो गए, दूसरे में आपका 5 से लेकर 11 तक हो गए, तीसरे में 12 से लेकर 35 तक हो गए, अगले में 36 से 51, इस तरह से अलग अलग भागों में आर्टिकल को लिख रखा है तथा इनसे संबंधित ही डिटेल में चीज आपकी अनुसूची में बात की गई है और अनुसूचियां इनके 395 आर्टिकल के बाद में लिखित में। ये इस तरह की हमारी एक बुकलेट है। तो अब हम दोस्तों आगे क्या पढ़ेंगे, आगे बस हमें इसी के बारे में पढ़ना है, कौन से भाग हैं, कौन सी आर्टिकल्स हैं, कौन से शेड्यूल्स हैं और क्या प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 1 बाय 1 कंप्लीट पॉलिटी की दोस्तों हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के स्रोत कौन कौन से, कहां से कौन सी चीजें हमने अडॉप्ट की हैं, फिर प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, फिर अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम शुरुआत करेंगे भाग 1 से लेके भाग 22 तक। हम जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले पढ़ेंगे और जो कम काम के हैं उनको बाद में पढ़ेंगे। जैसे पहले भाग में हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र पढ़ लेंगे, दूसरे में नागरिकता, तीसरे मौलिक अधिकार, चौथे में नीति निर्देशित तत्व, उसके बाद में 4A जो ऐड किया गया मौलिक कर्तव्य, उसके बाद में संघीय सरकार, उसके बाद में राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेशों के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में, ये सारी पंचायती राज जो 1 बाय 1 हमारी इस तरह से जो आगे आती जाएगी, हम सारे जो एस्पेक्ट हैं उन पे अपन चर्चा करते जाएंगे दोस्तों। कंप्लीट पॉलिटी पढ़ा दी जाएगी। जो भी आपके डाउट रहे, जो भी क्वेश्चंस रहे, जो भी आपकी क्वायरी रहे, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइएगा जो टॉपिक आपको पहले पढ़ना है। वैसे मैं सीरीज को भंग तो करूंगा नहीं, सीरीज से रिगार्डिंग जिस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारे स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा और उसको मैं एक ट्रिकी अंदाज में 5 से 7 मिनट में दोस्तों मैं समझा दूंगा कि किस तरह से पहला मंत्रिमंडल था और किस तरह से उसको याद किया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।